हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसके अंदर हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में फोटो भी लगाई हुई है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो चलो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे आप तीन फोटो देख रहे हैं, एक ये प्लूटो है, उसके बाद अरिस्टोटल है और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं अलेक्जेंडर। तो जो पॉलिटिकल साइंस के फादर जिन्हें बोला जाता है वो कौन थे? अरिस्टोटल थे पॉलिटिकल साइंस के फादर। उनके बाद जो ये प्लूटो हैं ये इनके गुरु थे। अरिस्टोटल के गुरु का क्या नाम था? प्लूटो था। इन्होंने ही इनसे जो शिक्षा है वो ग्रहण की थी। उसके बाद जो अलेक्जेंडर थे इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल थे जो अलेक्जेंडर के गुरु थे और प्लूटो थे जो अरिस्टोटल के गुरु थे। अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। और कौन कौन सी फील्ड के ये फादर थे? ये पॉलिटिकल साइंस के फादर थे। उसके बाद जूलॉजी के भी फादर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बायोलॉजी है उनके भी फादर इन्हें कहा जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो तीन सब्जेक्ट है, पोल साइंस, जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर इन्हें अरिस्टोटल को कहा जाता है। उसके बाद ये तो हो गई हमारी बात पॉलिटिकल साइंस की। अगर हम बात करें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनका नाम था वुडरो विल्सन। यहाँ पे आप जो इमेज देख पा रहे हैं ये किसकी है? ये वुडरो विल्सन की इमेज है जो फादर थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता चल गया कौन फादर थे, और ये थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वुडरो विल्सन। आप यहाँ पे इनकी इमेज है वो देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था। इन्हें हम सभी जानते ही हैं। वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, जिन्होंने लिखा था वो बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर की क्या फुल फॉर्म है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद इनके बारे में और बातें जानने लायक ये कि ये फर्स्ट तो जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री बने थे जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। ये भारत रत्न होल्डर है। ठीक है, और ये फर्स्ट ग्रेजुएट थे एससी कैटेगरी के। एससी कैटेगरी के थे ये। फर्स्ट कौन थे? ग्रेजुएट थे। एससी कैटेगरी में ग्रेजुएट उन्होंने कंप्लीट की थी। ठीक है, ग्रेजुएट थे कंप्लीट, एससी कैटेगरी के थे। ये तो हो गया हमारी पॉलिटिकल साइंस के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लिया हमने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लिया। अब हम थोड़े से पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। किनके पास कौन कौन सी पावर होती है, किस तरह की गवर्नमेंट होती है। हमारे पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से आगे, जैसे कि इम्प्लीमेंट जो लॉ कौन बनाता है, उनके ऊपर जुडिशरी क्या काम करती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये तीनों का क्या काम होता है, इनके बारे में देखेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की गवर्नमेंट है वो देखेंगे। फेडरल गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, स्टेट के ऊपर किसका अधिकार होता है, सेंटर के ऊपर किसका अधिकार होता है। तो इन सभी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो हम गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक तो हमारे पास आ जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, ये हमारे पास पार्लियामेंट है, और दूसरे साइड पे हमारे पास आ जाता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये प्रेसिडेंट का रूल ये बिल्कुल अलग होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट के अंदर क्या होते हैं? लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक जुडिशरी होती है। ये आगे तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसके अंदर होते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। पहले तो हमारे पास आ जाते हैं लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये हम बताएंगे क्या काम करते हैं, और ये कानून बनाए जाते हैं, कौन बनाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जैसे कि हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, ये सभी जुडिशरी के अंदर आ जाते हैं। गवर्नमेंट का जो ये पार्लियामेंट का टॉपिक है ये हमारे आ जाता है आर्टिकल नंबर 79 के अंदर। हम पार्लियामेंट को पढ़ते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। पार्लियामेंट अगर हम डिस्कस करने वाले हैं तो ये आर्टिकल 79 के अंदर आ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल्स में आता है, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल्स में आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 79 के अंदर हम पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव कौन होता है? लेजिस्लेटिव हम उसको बोलते हैं जो लॉ को फॉर्म करते हैं, यानी कि लॉ को जो बनाते हैं उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो सरकार ने लॉ बनाया, कोई भी कानून बनाया, उसको इम्प्लीमेंट जो करवाते हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? न्यायपालिका होती है
ये जज करती है, इसके अंदर जूरी होती है, वो जज करती है कि जो लॉ बनाया गया अगर उसका कोई पालन नहीं करता, चाहे वो कोई भी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई आम आदमी है, कॉमन पर्सन है, तो उनको सजा दिलाना किसका काम होता है, वो जुडिशरी का काम होता है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम होता है उनको सजा दिलाना। कोई गलत काम हो रहा है उसके ऊपर भी सजा जो जुडिशरी है वही करेगी। उसके बाद अब ये लॉ जो बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ये कौन होते हैं, तो ये हो गए एमएलएस या फिर एमपीज, ये होते हैं, ये सभी कानून बनाते हैं। अलग अलग जो कानून है वो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि 1/3 मेजोरिटी, किसी के लिए 50% मेजोरिटी चाहिए, किसी के लिए 1/3 मेजोरिटी चाहिए, 50% एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि जो कानून बनाते हैं वो कौन है, एमएलए और एमपी जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, वो सभी क्या मिलके जो लॉ है वो बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अब ये कानून चाहे वो सेंटर का कानून है या फिर वो स्टेट का कानून है, ठीक है, हमारे पास एक स्टेट होती है, उसके बाद एक सेंटर की सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, एक हमारी केंद्र की सरकार होती है। दोनों के ऊपर कोई भी अगर लॉ बनाना है तो एमएलए और एमपी जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बैठे हैं वो बनाएंगे। उसके बाद अब लॉ तो बन गया, ठीक है, कोई भी लॉ जो है वो इन्होंने एमएलए और एमपी ने मिलकर बना दिया, पास हो गया। अब इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाए, तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो हमारे पास हो जाते हैं आईएएस और आईपीएस जो ऑफिसर होते हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जो भी कानून बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम आईएएस ऑफिसर का और आईपीएस ऑफिसर का इनका काम होता है। अब आईपीएस ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने लॉ बना दिया, ये कानून को लागू करवा रहे हैं, ठीक है, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। अब कोई उन कानून को नहीं मानता या फिर कानून के विरुद्ध चलता है तो इसका जो फैसला है वो कौन करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है वो इसका फैसला वो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में, ये हमने जो जितना भी आज डिस्कस किया है ये सारा इसके बारे में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में, जो हमारी सबसे जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए जो वो क्या लार्जेस्ट फेडरल कंट्री है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल कंट्री क्या होती है और यूनिटरी यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों एक ही चीज है, ये क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस बिटवीन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फेडरल कंट्री कौन सी है और यूनिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, तो उसके बारे में आप आसानी से जो डिफरेंस बिटवीन है वो कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक यहाँ पे फेडरल आ जाता है, दूसरी तरफ क्या यूनिटरी बोल देते हैं या फिर आपको यूनियन भी लिखा सकता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कोई नहीं है, ये सभी एक के ही नाम है, चाहे यूनिटरी लिखा हो, यूनियन लिखा हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हो। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि यूनिटरी जो फेडरल गवर्नमेंट है इसमें क्या है, जो पावर्स है वो डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर और स्टेट के, सेंटर के और स्टेट के बीच में जो पावर है वो डिवाइड होती है। यानी कि कोई भी जो फैसला करना है, कोई भी लॉ मेकिंग करनी है तो वो सेंटर से और स्टेट से पूछ के जो लॉ है वो बनाया जाएगा। यानी कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि दोनों से पूछ के ही जो कुछ भी जो है फैसले वो लिए जा रहे हैं, तो इसको हम ड्यूल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन पावर हो रही है किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और दूसरी हमारे पास आ जाती है लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। थर्ड हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि एक का राज इसमें नहीं चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें यूनिटरी यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें जो पावर्स होती है वो एक बंदे के हाथ में होती है, ऑल दी पावर आर इन वन हैंड। जो ऑर्डर्स होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल ही प्रोवाइड करती है, सेंटर जो भी ऑर्डर प्रोवाइड करेगी वही स्टेट को मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेनली ये डिफरेंस बिटवीन होता है फेडरल और यूनिटरी यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सिंपल सा है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, दोनों से पूछ के ही कोई भी जो कानून है वो बनाया जाएगा, दोनों की बात मानी जाएगी। यूनिटरी और सेंट्रल और स्टेट में क्या फर्क है, इसमें क्या है सभी पावर एक के हाथ में होती है, ठीक है। जो भी सेंटर ने फैसला कर दिया वही जो स्टेट है उसको मानना पड़ेगा। अब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट है रह गया था, अब हम प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, कितने एंग्लो इंडियंस होते हैं, कितनों को जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर है और लोकसभा में प्रेजेंटली करंटली कितने मेंबर है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट है उसका वो आर्किटेक्ट कौन है, तीनों ने जो पार्लियामेंट है वो बनाया था, और जो प्रेसिडेंट हाउस है वो किसने बनाया था। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आ जाते हैं।
तो इसके अंदर आता है लोकसभा, उसके बाद आ जाते हैं राज्यसभा और आखिरी में आ जाते हैं हमारे पास प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट अलग होते हैं लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, और प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, लोकसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि लोकसभा होती क्या है, कितने इसके अंदर मेंबर है वो बैठे होते हैं, एट प्रेजेंट कितने मेंबर है। तो सबसे पहले तो इसका निर्माण है वो किसने किया था, जो हमारा पार्लियामेंट है, ये आप यहाँ पे जो इमेजेस है इसमें देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये पार्लियामेंट है। अभी तो न्यू पार्लियामेंट जो बना दिया गया है, तो ये पुराने वाला पार्लियामेंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसको किसने बनाया था। तो आर्किटेक्ट कौन थे पार्लियामेंट के, दो व्यक्ति थे, जिसका नाम था हर्बर्ट बेकर। ठीक है, एक तो ये थे और दूसरे थे एडविन लुटियंस। ठीक है, एडविन, इनका नाम है एडविन, LUTYENS। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने पार्लियामेंट का निर्माण किया था। 15 साल लगे थे बनाने में। इन्होंने स्टार्ट किया था 1912 से 1927 के अंदर इन्होंने जो पार्लियामेंट है वो बना दिया था। टोटल इनको 15 साल लगे थे बनाने में। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हाउस है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा, जिसके अंदर प्रेसिडेंट रहते हैं, ऐसे गोल गोल सा होता है, वो प्रेसिडेंट हाउस है। वो किसने बनाया था, वो अकेले एडविन लुटियंस ने बनाया था। जो पार्लियामेंट है वो इन दोनों ने बनाया था, हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने। ये ध्यान में रखना कि जो प्रेसिडेंट हाउस है वो सिर्फ इन्होंने बनाया था और पार्लियामेंट है वो दोनों ने मिलके बनाया था। ठीक है, ये आर्किटेक्ट है पार्लियामेंट के, इन्होंने मतलब दोनों ने मिलके बनाया था। हम मेंबर के बारे में देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने कितने जो मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सीटिंग बैठी हुई है, यहाँ पे लोकसभा के मेंबर है, इसके अंदर बैठे हुए हैं। सामने जो मेन यहाँ पे कुर्सी होती है उसके अंदर यहाँ पे स्पीकर बैठते हैं। यहाँ पे जो सारे जितनी भी पार्टीज हैं सभी के यहाँ पे जो मेंबर है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पहले हम लोकसभा से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लोकसभा कि इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं। तो लोकसभा के अंदर टोटल क्या है, 552 सीट्स है बैठने की। पर इसमें क्या होता है, 552 के अंदर वो करंटली कितने वो बाद में देखते हैं। पहले तो इसके अंदर 552 सीट्स होती है, इसके अंदर 550 जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं वो देख लेते हैं। 550 क्या होता है, इलेक्टेड। ये इलेक्टेड यानी कि जिनको हम वोट देके यहाँ तक भेजते हैं उनको बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर, जिनकी वोटिंग होती है। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, इनकी वोटिंग नहीं होती, इनको डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे बुलाते हैं। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस क्या है, पहले मतलब पुरानी बातें हैं, जब हम ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज था तो क्या था कि जो वहाँ के मतलब दूसरे देश के जो राजा थे या फिर दूसरे देश के जो भी व्यक्ति थे, पर्सन थे, वो यहाँ के इंडियंस जो थे उनके साथ शादी कर लेते थे, तो उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता था। ठीक है, अभी पिछले 2 सालों से कोई भी एंग्लो इंडियंस के लिए जो सीट है वो रिजर्व है, वो नहीं है। अब हम बात करें करंटली की, तो करंटली हमारे पास 445 मेंबर है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियंस के हैं इसमें, पर वो इलेक्ट नहीं है। और बाकी के जो बचे हुए हैं वो कितने बच गए, हमारे पास 543 मेंबर जो अभी एट अ प्रेजेंट लोकसभा के अंदर प्रेजेंट है। 540 के अंदर जो 13 मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, यूटी से लिए जाते हैं। यूटी क्या होता है, यूनियन जो टेरिटरी है, हमारे पास 8 यूटीज है, उसके अंदर से जो 13 मेंबर है वो लिए जाते हैं। बाकी के बचे हुए मेंबर वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड कहाँ से होते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं उसके अंदर से जो मेंबर है वो इलेक्ट होते हैं 543 के अंदर से, जिसके अंदर से 13 अगर निकाल दे तो बचे हुए स्टेट के जितने मेंबर होते हैं वो इलेक्ट होके यहाँ पे बैठ जाते हैं। ठीक है, मिनिमम एज क्या होती है, 25 साल जो मिनिमम एज होती है लोकसभा के मेंबर के लिए, 25 आपकी मिनिमम एज है वो होनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज लगी हुई है रामनाथ कोविंद की, जो हमारे जो प्रेजेंट में जो हमारे क्या प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे आप उनकी फोटो है वो देख पा रहे हैं, ये रामनाथ कोविंद की इमेज है। ठीक है, तो चलो हम आगे जो है राज्यसभा के बारे में थोड़े डिस्कस कर लेते हैं कि राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर होते हैं और कितने इसमें से इलेक्ट होते हैं। तो राज्यसभा के अंदर टोटल जो है 250 मेंबर टोटल इसमें होते हैं, 250 सीट्स यानी कि होती है। प्रेजेंट में हमारे पास 245 जो राज्यसभा के अंदर मेंबर है और इसमें से 233 जो मेंबर है वो इलेक्टेड होते हैं। बाकी के जो बचे हुए मेंबर है 12 मेंबर वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनेट करते हैं बाकी बचे हुए 12 मेंबर को। और जो 12 मेंबर है वो अलग अलग फील्ड से लिए जाते हैं, जैसे कि लिटरेचर हो गया, आर्ट्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, स्पोर्ट्स कोटा के हो गए। इसमें से जो मेंबर है इनमें से लिए जाते हैं। फेलो मेंबर जो नॉमिनेट है वो प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं।
उसके बाद जो 233 मेंबर है वो इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्शन भी होती है सिंगल ट्रांसफरेबल, एक नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा जो है ये मेंबर है वो इलेक्ट किए जाते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट आएगा उसके अंदर देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम वही देखेंगे। तो अगर हम टेन्योर की बात करें तो लोकसभा के अंदर जो मेंबर है उनका जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है, यानी कि हर 5 साल बाद जो सरकार है वो बदल जाती है। जितने भी लोकसभा के अंदर जितने मेंबर है वो 5 साल के बाद सभी नए आ जाते हैं। वही अगर हम राज्यसभा के टेन्योर के बारे में बात करें तो उनका जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है, और हर एक जो 1/3 MP की सीट है वो रिटायर हो जाते हैं 1/3 MP हर एक 2 साल के बाद। ठीक है, हर 2 साल के बाद 1/3 जो MP है वो रिटायर हो जाते हैं। MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके, राज्यसभा के, और इनका जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए हो जाता है। एक बात ध्यान रखना कि टेन्योर का क्या मतलब है कि 5 साल तक वो राज कर सकते हैं लोकसभा के अंदर, उसके बाद उनका जो राज पीरियड है वो खत्म हो जाएगा और सभी लोकसभा के जितने मेंबर है सभी के सभी नए आएंगे। मगर राज्यसभा में ऐसे नहीं होता, राज्यसभा में मतलब बिल्कुल खाली नहीं होता, हर एक 1/3 जो MP की जो सीट है वो खाली होती जाती है हर एक 2 साल के बाद, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मिनिमम एज जैसे मैंने आपको बताई है 25 साल होनी चाहिए लोकसभा के मेंबर के लिए, वहीं राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 साल जो है एज है वो आपकी मिनिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 साल मिनिमम जो एज है आपकी वो होनी चाहिए। अब जो ये टेन्योर मैंने आपको बताया 5 साल का, इमरजेंसी के अंदर इसको 1 साल इंक्रीज भी किया जा सकता है। कब कर सकते हैं इसको, अगर इमरजेंसी कोई लगी हुई है तब इसको 1 साल तक और भी इंक्रीज है जो प्लस 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले ये कब बढ़ाया गया था, 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर इसको इंक्रीज किया गया था, 5 से 6 साल तक किया गया था। किसने किया था, ये इंदिरा गांधी ने किया था 1976 में। इंदिरा गांधी ने इसको 5 साल का जो टेन्योर था इसको 5 से बढ़ा के 6 कर दिया था। ठीक है, 1976 में। उसके बाद क्या हुआ, अगली बार जो मोरारजी देसाई की सरकार आई, मोरारजी देसाई ने क्या किया 1978 के अंदर इसको फिर से चेंज करके 6 से 5 साल कर दिया गया था। कौन सी अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट के अंदर इसको दोबारा से 6 से 5 साल कर दिया गया था 1978 में। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इंदिरा गांधी ने इसको बढ़ा दिया था, वही मोरारजी देसाई की सरकार आई तो इसको वापिस से कम करके 6 से 5 साल कर दिया गया था। अब सेशन की बात करें तो फर्स्ट सेशन जो लोकसभा का वो कब बैठा था, 1951 के अंदर जो फर्स्ट सेशन है वो बैठा था नवंबर से लेके 1952 के फरवरी के अंदर, यानी कि नवंबर से लेके फरवरी के बीच में जो फर्स्ट सेशन है वो बिठाया गया था। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा का जो फर्स्ट सेशन है वो 1952 मई के अंदर 1952 के अंदर जो फर्स्ट सेशन है राज्यसभा का वो बैठा था। तो ये था हमारा सभी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पूरी डिस्कस कर लिया, कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन से कैसे जो इलेक्टेड होके आते हैं, कितने नॉमिनेटेड होके आते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के अंदर जो मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर है वो यानी कि वो कैसे आते हैं तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो रहेगी उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। हम थोड़े से आर्टिकल्स देख लेते हैं जो कि पार्लियामेंट के रिलेटेड और राज्यसभा और लोकसभा के रिलेटेड जो मेन आर्टिकल्स है वो देख लेते हैं जो आपको याद करने जरूरी है। ठीक है, तो आर्टिकल रिगार्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग ये 1 2 3 4 5 6 7 जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहले तो देख लीजिए 79 के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और प्रेसिडेंट हो गया, 3 हिस्से में इसको बांटा गया। ये किसके अंदर आ जाता है, ये आर्टिकल 79 के अंदर आ जाता है। उसके बाद 80 के अंदर क्या आ जाता है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर क्या कुछ होता है, राज्यसभा के अंदर क्या मेंबर जो मैंने अभी आपको बताया ये सभी आ जाते हैं 80 के अंदर। वहीं अगर हम बात करें 81 के अंदर तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 84 के अंदर। 84 के अंदर क्या बताया, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए जो MP है किसके, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के जो MP इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया आर्टिकल 84 के अंदर। आर्टिकल 87 के अंदर क्या है, स्पेशल सेशन एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है, स्पेशल सेशन है, जो जॉइंट सीटिंग है वो बुला सकता है, स्पेशल सेशन बुला सकता है, वो इसके अंदर बताया गया आर्टिकल 87 के अंदर। ठीक है, 89 के अंदर बताया गया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, उनके बारे में जो आर्टिकल 89 है उसके अंदर बताया गया। जो हमारे प्रेजेंट में चेयरमैन है उनका क्या नाम है, वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू, और डिप्टी चेयरमैन है उनका नाम क्या है, हरिवंश नारायण। ये कैसे इलेक्ट होते हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखा करो। अगर कहीं में
किसी को अगर बीच में से नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है, ताकि हम उसको अच्छे से क्लियर है वो कर सकें। उसके बाद क्या आ जाता है, आर्टिकल 93 के अंदर क्या जाते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किसके, लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर है अभी एट प्रेजेंट वो कौन है, ओम बिरला। ये क्या है, लोकसभा के स्पीकर है। उसके बाद आर्टिकल 99 के अंदर आ जाता है ओथ ऑफ एमपी। जितने भी एमपी है उन सबकी ओथ क्या होता है, कसम। ठीक है, कोई भी अगर एमपी बनता है तो सबसे पहले उसको ओथ लेनी पड़ती है। जब ओथ लेता है उसके बाद ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 102 की, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, किसी मेंबर को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो आर्टिकल 102 के अंदर बताया गया। आर्टिकल 120 के अंदर बताया गया लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिस्कशन होती है कौन सी लैंग्वेज वो यूज कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल 120 है उसके अंदर बताया गया। आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, वो डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं मेंबर्स की वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओथ सिंपल हो जाती है, ओथ में जो प्रेसिडेंट है वो सब जो ओथ है वो दिला देता है। कुछ एक जो स्पीकर है, जितने भी मेंबर होते हैं लोकसभा के, उनको जो स्पीकर है वो जो ओथ है वो दिलाता है। मगर अब जैसे सभी जो सेशन खत्म हो गया तो सभी अब मेंबर नहीं हुआ आगे, तो स्पीकर किसको बनाया जाए, तो एक प्रो टर्म स्पीकर है वो बना दिया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि वो सभी को जो ओथ है वो दिला सके, और बाद में वही जो एक स्पीकर वो चुन लेते हैं। ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी बनाए जाते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे कि चेयरमैन कौन बनता है, किसको बनाया जाता है, डिप्टी चेयरमैन जो उसके नीचे काम करता है वो किन्हें बनाया जाता है। स्पेशल सेशन एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, किस कंडीशन में जो स्पेशल सेशन है वो बुलाते हैं, ये भी हमने अभी मतलब बाद में डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में मतलब इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो आपको सिर्फ ये मोटा मोटा याद रखना है। आर्टिकल 84 के अंदर क्या होता है, आर्टिकल 87 के अंदर क्या होता है, 89, 93, 99, 102 और 120 आर्टिकल के अंदर क्या कुछ पूछे जा सकते हैं। आपको सिर्फ डायरेक्ट किया गया कि आर्टिकल 102 के अंदर बताओ क्या है, 4-5 ऑप्शन होंगे जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर को आपने टिक है वो कर देना है। ठीक है, तो लोकसभा के लिए हमने जो है अभी देख लिया। अब हम राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं कि राज्यसभा को और क्या कहा जाता है, जिसके अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको कौन जो अपॉइंट है वो करता है। वोटिंग जो है किस कंडीशन में वोटिंग की जाती है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में जो वोटिंग है वो की जाती है, तो वो देख लेते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि जो हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हमने पॉलिटी के जो फर्स्ट, इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी पॉलिटी के बना चुके हैं। इसके अंदर हमने प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो सभी कवर किए हुए हैं, और प्रेसिडेंट को आप कैसे याद कर सकते हैं स्टोरी वाइज, सिर्फ आपको एक लाइन याद करनी है वो हमने बताया हुआ है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट को आप कैसे याद कर सकते हैं, तो आप आसानी से एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है पॉलिटी, तो उसके अंदर आप जाके आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। ये जो वीडियो जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो सेंटर का है चाहे वो स्टेट का है, पंजाब का एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी स्क्रीन को ठीक कर लेते हैं, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर चला गया, वेट अ मिनट। तो अब राज्यसभा के बारे में देखने वाले हैं। हमने जो मेंबर है वो तो देख ली, इसके अंदर कितने कितने मेंबर होते हैं। हम अब बात करेंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। तो राज्यसभा के अंदर 2 होते हैं, एक तो हो गया चेयरमैन, ठीक है, दूसरा हो जाता है हमारे पास डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये कैसे इलेक्ट होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले चेयरमैन के बारे में देखते हैं। चेयरमैन क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसको ही बोला जाता है। ठीक है, जो चेयरमैन है इसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। राइटिंग थोड़ी सी साफ नहीं हो रही तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, आप मतलब समझ सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कैसे इलेक्ट होता है, अपॉइंट किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा की जो वोटिंग होती है उससे जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया, यानी कि जो चेयरमैन है वो इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो वोटिंग होती है उससे ये इलेक्ट किया जाता है। वहीं अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो जितने जो मेंबर बैठे हुए हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है, राज्यसभा के अंदर जितने मेंबर बैठे हैं होते हैं उन्हीं के अंदर से अपॉइंट है वो किया जाता है डिप्टी चेयरमैन को, अपॉइंटेड अमंगेस्ट दी मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद कुछ थोड़ी सी पावर के बारे में अगर हम बात करें तो चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट की जो पावर है वो होती है। ठीक है, चेयरमैन के पास पावर किस चीज की होती है, कास्टिंग वोट की। कास्टिंग वोट क्या होता है, अगर 2 पार्टी है, 2 पार्टी में कोई फैसला नहीं हो रहा है, दोनों के वोट बराबर है, जैसे कि 100 बंदे 50 इस तरफ है 50 उस तरफ है, तो चेयरमैन के पास पावर होती है कास्टिंग वोट करने की, कि वो किसी को भी वोट मतलब अगर इस तरफ उसने वोट डाल दिया फर्स्ट पार्टी की तरफ तो वो पार्टी जीत जाएगी।
अगर उसने सेकंड पार्टी की तरफ वोट डाला यानी कि उसकी वोट की पावर तो एक ही होती है। ये सिर्फ कास्टिंग वोट की जो पावर है वो सिर्फ चेयरमैन के पास ही होती है, ठीक है। और ये तभी करता है जब दोनों के जो वोट है वो सेम हो। अगर पहले से ही एक पार्टी जीत रही है, कोई भी अगर कानून बनाया जा रहा है, कोई भी लॉ मेकिंग हो रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेक हो रहा है, अमेंडमेंट हो रही है, अगर पहले से ही एक पार्टी की ज्यादा है फिर वो नहीं करेगा। अगर दोनों के अंदर टाई अप हो जाता है फिर वो कास्टिंग वोट अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करता है। अब हम बात करते हैं रेजिग्नेशन के बारे में। अगर चेयरमैन को जो रेजिग्नेशन है देना है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना है वो किसको देगा, तो वो अपना इस्तीफा है। रेजिग्नेशन क्या होता है, इस्तीफा, तो वो किसको देगा, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होगा उसको अपना जो रेजिग्नेशन है वो देगा। वही अगर डिप्टी चेयरमैन है, अगर डिप्टी चेयरमैन को जो इस्तीफा देना है तो वो किसको देंगे, वो देंगे चेयरमैन को, ठीक है। उल्ट होता है, चेयरमैन अपने से ऊपर वाले को देगा यानी कि प्रेसिडेंट को। डिप्टी चेयरमैन ने अगर इस्तीफा देना है तो वो किसको देंगे, वो चेयरमैन को देंगे। उसके बाद हम कुछ जो फैक्ट वाली बातें वो देख लेते हैं। प्रेजेंट चेयरमैन हमारे पास कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन है हमारे वेंकैया नायडू। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है, वेंकैया नायडू, NAID, वेंकैया नायडू, ठीक है। प्रेजेंट डेप्टी चेयरमैन कौन है, हरिवंश नारायण। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, हरिवंश नारायण। उसके बाद फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ये तो अभी की बात कर रहे हैं, ये हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। मगर जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे क्या थे, फर्स्ट चेयरमैन। अगर हम बात करें फर्स्ट फीमेल चेयरमैन की तो उनका नाम क्या था, वॉयलेट हरिअल्वा, वॉयलेट हरिअल्वा। ये क्या थी, फीमेल, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी जो पार्टी थी उनकी थी, ठीक है। वॉयलेट हरिअल्वा फर्स्ट फीमेल थी। राधा कृष्ण फर्स्ट मेल जो चेयरमैन थे वो बने थे। उसके बाद प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करें तो हमारे पास उनका क्या नाम है, देश दीपक वर्मा। ये इंपॉर्टेंट नेम है जो आपने याद रखने पड़ेंगे। देश दीपक वर्मा क्या है, प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल कौन होते हैं, IAS ऑफिसर, जो सीनियर पोस्ट IAS ऑफिसर होते हैं उनको सेक्रेटरी जनरल मतलब सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्ट है वो दे दी जाती है किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। उनका क्या नाम है, देश दीपक वर्मा। एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एट जो प्रेजेंट में हमारे पास, एट प्रेजेंट में, ठीक है। और हाँ, यही था राज्यसभा के बारे में। आई थिंक हमने सभी कुछ जो डिस्कस है वो कर लिया है। मेंबर कितने होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, वो हम बाद में करेंगे, उसके थोड़ी वो लंबी प्रोसेस है इसलिए उसके लिए एक अलग से वीडियो में बनानी पड़ेगी। लोकसभा के अंदर हमने देख लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव के बारे में हमने देख लिया। आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिए। तो आई थिंक ये हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो रहेगी उसके अंदर हम देखेंगे सेशंस कौन कौन से लगाए जाते हैं, सीटिंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बजट हो गया, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, कितने दिन का ये सेशन लगाया जाता है। और जो सेशन जब लगता है तो रूटीन क्या होती है, यानी कि कितने बजे जो मेंबर है वहाँ पे जाके बैठते हैं, ठीक है। उनका टाइम, जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, कैसे वोटिंग है वो करते हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चन उनसे वो पूछे जाते हैं। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का क्या काम होता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वाले जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी कमीशन लगाई जाती है, और मेन जो इम्पोर्टेंट है कि कितने जो लोकसभा के अंदर कितनी सीट लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली के अंदर जो कितने MLA MPs जो है अलग अलग स्टेट से कितने कितने आते हैं। तो इसका एक टेबल बनेगा पूरा, तो नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लेंगे। तो ये हमारी आई थिंक थर्ड वीडियो थी। इससे पहले हम 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसके अंदर आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नेम है, सिर्फ एक सिंपल से एक स्टोरी है, उससे आप जो जितने भी नेम है वो सब याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके हो पूछ सकता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।